अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर साइंस चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर 3 आपके सामने है। पहले तो वो बात करेंगे थोड़ी सी जो कि लास्ट चैप्टर में या लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस हमारे पास वेव्स का सुपरपोजिशन है। लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन नतीजे में कहीं पे लाइट एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और कहीं पे लाइट वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हर वक्त इंटरफेरेंस होता है लाइट वेव्स के बीच में, लेकिन हमको आमतौर पर डिटेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जर्वेबल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि लाइट जो है वो रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रही होती है। दो कंडीशंस हैं जो कि ज़रूरी हैं डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस को देखने के लिए। पहली बात तो ये कि रोशनी की जो सोर्स हो वो मोनोक्रोमेटिक हो, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो। इससे एग्जांपल हम लोग लास्ट क्लास में भी ले चुके हैं। फॉर एग्जांपल येलो लाइट हो गई जो कि सोडियम से हासिल होती है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा नमक किसी भी रॉड पे लगाऊं और उस रॉड को जो है वो फ्लेम पे रख के हीट करना शुरू करूं तो मेरे पास जो है वो येलो लाइट या येलो फ्लेम बरामद होगा जो कि प्योर येलो लाइट होगी और मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट कहलाएगी। दूसरा जो कंडीशन मेरे पास है वो है कि जो सोर्सेज हों वो सोर्सेज जो हों वो फेस कोहेरेंट हो। फेस कोहेरेंट यानी कि वो एक जैसी वेव पैदा कर रही हूँ, एक जैसी फ्रीक्वेंसी की वेव पैदा कर रही हूँ। सेम फ्रीक्वेंसी की वेव, चूँकि लाइट वेव की बात हो रही है और आपको मालूम है कि लाइट वेव्स जो होती हैं वो इस रिलेशन से उनकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तमाम वेव्स की आपस में इंटर रिलेट करती है। आमतौर के ऊपर v को लाइट के केस के अंदर c से ज़ाहिर करते हैं, तो इस रिलेशन को यूँ लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी सेम है लाइट वेव्स के लिए, फ्रीक्वेंसी सेम है लाइट वेव्स के लिए, तो फिर वेवलेंथ भी सेम ही निकलेगी। तो फेस कोहेरेंट वेव्स वो वेव्स हुई जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और वेवलेंथ सेम होती है। तो वो वेव्स जो सेम फ्रीक्वेंसी रखती होंगी वो फेस कोहेरेंट वेव्स होंगी। ये दो तरह की हो सकती हैं, या तो इनका फेस सेम हो या फिर इनके दरमियान में जो फेस का डिफरेंस हो वो फेस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। ये दोनों किस्म की वेव फेस कोहेरेंट वेव्स कहलाती हैं। यानी कि ये वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, यानी इन्होंने अपने पैदा होने के बाद सेम इंस्टेंट में, सेम टाइम में अपने क्रेस्ट और ट्रफ को हासिल किया था, यानी कि ये सेम टाइम में मुकम्मल हुई, यानी कि इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है। ये वेव्स फेस कोहेरेंट वेव्स कहलाती हैं। अब फेस कोहेरेंट वेव्स हासिल कहाँ से की जाएं? दो सोर्सेस से फेस कोहेरेंट वेव्स को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो लाइट किसी भी सोर्स में से बरामद हो रही होती है वो असल में उसके एटम्स की वजह से बरामद हो रही होती है। तो दो इस तरह की सोर्सेस लेके आना जिनके अंदर के एटम बिल्कुल सेम बिहेव कर रहे हों और वो बिल्कुल एक जैसी लाइट बरामद करें, ये बहुत मुश्किल काम है। लेज़र के काम में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आम हालात के अंदर आम लाइट सोर्स को लेके ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए हम काम ये करते हैं कि हम लाइट की सोर्स लेके उस लाइट की सोर्स में से निकलने वाली लाइट को स्प्लिट कर लेते हैं दो हिस्सों में। ये सोर्स है, इसमें से रैंडमली हर तरफ को लाइट निकल रही होगी। मैंने सिर्फ आगे एक ओपनिंग दी और बाकी बैरियर रख दिया। इस बैरियर के अंदर बीच में एक ओपनिंग है, वहाँ से वेवलेट बरामद हो रहे हैं। आगे मैंने जो उसके आगे बैरियर रखा, मैंने उस बैरियर के अंदर भी ओपनिंग प्रोवाइड करी। इस ओपनिंग को स्लिट बोलेंगे। हर स्लिट में से जो वेवलेट बरामद होगा, ये वेवलेट
बिहेव करेगा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे, क्योंकि इनका पीछे से माखज़ या पीछे से सोर्स एक ही है। तो लिहाजा ये वेवलेट्स चूंकि एक ही जगह से आ रहे हैं, तो लिहाजा ये सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम वेवलेंथ के होंगे, तो ये फेस कोहेरेंट लाइट कहलाएगी। एक वेव फ्रंट में जितने पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट वेवलेट पैदा करते हैं। हर पॉइंट वेवलेट पैदा कर रहा है, लिहाजा हर पॉइंट कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। इस तरीके से ये वेव मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ती है। ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट आर in same phase, therefore coherent source of light। तो हमने ये देखा कि अगर हमको दो वेव्स एक जैसी चाहिए हों, तो बजाय दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट लेने के, हम एक ही सोर्स से निकलने वाली लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो अलग अलग वेव हासिल कर लेंगे, और वो दोनों वेव सेम फेस की वेव्स कहलाएंगी। जब इन वेवलेट्स का सुपरपोजिशन होता है तो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जब एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट के साथ मिलेगा, या फिर एक तरफ दूसरे तरफ के साथ मिलेगा। नतीजे में जो वेव पैदा होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और वो मुझे स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी। स्क्रीन पे नज़र आने वाली ब्राइट फ्रिंज को हम आमतौर पे मैक्सिमा के नाम से पुकारते हैं, वरना इसको आप ब्राइट फ्रिंज का मतलब है धारी, ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा जब कोई भी क्रेस्ट किसी ट्रफ के साथ कंबाइन हो जाए, नतीजे के अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ को ज़ाइल कर देंगे और हमको स्क्रीन के ऊपर कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, यानी कि डार्क फ्रिंज नज़र आएगी, और इस तरह के पैटर्न को या इस तरह स्क्रीन के ऊपर डार्क फिनोमिना नज़र आने के फिनोमिना को हम मिनिमा कहते हैं। दो लाइट की वेव्स जब अपनी सोर्स से निकल के स्क्रीन पे पहुंचती हैं, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। उन डिस्टेंस के बीच में अगर जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, अगर वो इस कंडीशन के मुताबिक हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। यहाँ m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। जब m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 0 भी निकल सकता है। m की वैल्यू 1 होगी तो लैम्डा भी निकल सकता है। m की वैल्यू 2 होगी तो 2 लैम्डा भी निकल सकता है, यानी कि पाथ डिफरेंस या तो नहीं हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। तो हमको मालूम है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वकू पजीर होगा। अगर सोर्स से लेकर स्क्रीन तक का फासला वेव के पहुंचने में, उनके दरमियान में जो रास्ते का फ़र्क हो वो इस कंडीशन के मुताबिक हो, यानी कि एक वेव ज़्यादा फासला तय करके पहुँचे और दूसरी वेव कम फासला तय करके पहुँचे, लेकिन जो रास्ते का फ़र्क हो वो हाफ ऑफ वेवलेंथ हो। m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कहलाता है। 0 से स्टार्ट होगी तो 1/2 लैम्डा निकल आएगा, इसका मतलब है वेवलेंथ का हाफ। 1 रखेंगे तो आपके पास 3/2 लैम्डा निकल आएगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ। 2 रखेंगे तो 5/2 लैम्डा निकल आएगा, यानी कि हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो अगर रास्ते का फ़र्क वेवलेंथ का हाफ हो तो जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न ऑब्टेन होता है वो मिनिमा होता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है।
इस वक्त इस जगह पे लाइट सोर्स मौजूद है और ये लाइट सोर्स इसके आगे स्लिट रख के या रुकावट रख के, मैं इस इमेज को थोड़ा सा क्लियर करूं, इसके आगे स्लिट्स रख के, रुकावट रख के रोशनी की डिफरेंट रेस ऑब्टेन करी जा रही हैं। ये डिफरेंट रेस रोशनी की इस जगह के ऊपर स्क्रीन पे पहुंचती हैं, तो किसी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है, किसी ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है। नतीजे में ये स्क्रीन के ऊपर किसी जगह के ऊपर हमको ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही है और किसी जगह पे हमको कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। ये हिस्से डार्क है। ये डार्क हिस्से इस तरह से कि जो कमरे की अपनी रोशनी है वही नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमको इस बीम की वजह से इंटरफेरेंस के अंदर डार्क पट्टी नज़र आ रही है, यानी कि रोशनी वहाँ पे मौजूद नहीं है। और इन हिस्सों में जो दूसरे हिस्से हैं उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। एक और इमेज से ये बात आपको और क्लियर होगी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि लाइट की डिफरेंट रेज हैं, वो एक सोर्स से बरामद हो रही हैं, लेकिन वॉल पे जो कि स्क्रीन है वहाँ पे पहुँच के इंटरफेरेंस दिखाने में किसी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और किसी ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर उनका डिस्टेंस S = m लैम्डा कंडीशन के मुताबिक है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी स्क्रीन पे। और अगर दो ऐसी वेव्स होंगी जिन्होंने जो उनका पाथ डिफरेंस है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ है, तो स्क्रीन पे मुझको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगी। ठीक है जी, ये तो इंटरफेरेंस का रिवीजन हमारे सामने हो गया। थॉमस यंग ने 1801 के अंदर हमको इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाया, और जो इंटरफेरेंस का पैटर्न थॉमस यंग ने हमको दिखाया उसने यही चीज़ इस्तेमाल करी कि उसने सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली वेव्स को पहले बीम की शक्ल में लिया, और जब वो बीम की शक्ल में आ गई, यानी कि रैंडम हिस्से में चलने के बजाय एक हिस्से में ट्रेवल करने लगी, तो उसने डबल स्लिट आगे रख के उनको कोहेरेंट दो लाइट सोर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब दोनों में से जो वेव फ्रंट या वेवलेट बरामद हो रहे हैं ये आइडेंटिकल हैं, और ये आइडेंटिकल इस लिहाज से हैं कि ये पीछे एक ही सोर्स से बरामद हो रहे हैं, तो लिहाजा ये फेस कोहेरेंट है। जब ये दो वेव्स या ये वेवलेट आपस में सुपरपोज करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि इस स्क्रीन पर पहुंच के ये हमको डिफरेंट पैटर्न दिखाएंगे। अगर ये स्क्रीन तक पहुंचने में कभी ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया होगा तो स्क्रीन पर उस जगह के ऊपर ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी, और अगर इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया है तो वहाँ पर डार्क फ्रिंज नज़र आएगी। तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह ब्राइट फ्रिंज नज़र आना और डार्क फ्रिंज नज़र आना ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। ये फ्रिंजेस विड्थ के अंदर, चौड़ाई के अंदर बराबर होती हैं। ये चीज़ आप मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। जो ओरिजिनल नोट्स रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में मौजूद हैं 1801 के थॉमस यंग के हाथ के लिखे हुए, वो ये नोट्स हैं। मुझे इनको देखने का मौका मिला तो मैंने बोला मैं इनकी इमेज को आपके साथ भी शेयर करूं। बाकायदा ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थॉमस यंग की यादगार के तौर पे रॉयल इंस्टीट्यूशन में लंदन में मौजूद है। जो चीज़ हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नज़र आती है वो पैटर्न इस तरह का पैटर्न है। आपको यहाँ पे इंसिडेंट वेव भी नज़र आ रही है, आपको यहाँ पे वो सोर्स भी नज़र आ रही है जिससे उसको एक बीम में तोड़ के पहले एक बीम ली गई है,
और फिर उसके बाद डबल स्लिट में से गुजार के दो हिस्से अलग नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। तो स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर, इस जगह के ऊपर हमको मैक्सिमम हिस्सा नज़र आ रहा है जहाँ पे रोशन पट्टी होगी, और उसके बीच में ऐसा हिस्सा नज़र आ रहा है जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया है, जहाँ पे तारीक हिस्सा होगा, डार्क फ्रिंज होगी। हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को तफसील से समझना शुरू करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो अरेंजमेंट यंग ने बनाई वो अरेंजमेंट आपके सामने है कि वो अरेंजमेंट इस तरीके से यंग ने बनाई। ये अरेंजमेंट क्या कह रही है? ये अरेंजमेंट ये बता रही है कि ये स्लिट तैयार की गई। इन स्लिट में ये दो स्लिट्स हैं। इस स्लिट का नाम जो है वो S1 रखा गया फॉर एग्जांपल फर्स्ट ओपनिंग। ये स्लिट का नाम S2 रखा गया। इन दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को D कहा गया। D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है। थोड़े फासले के ऊपर स्क्रीन लगाई गई। स्क्रीन के ऊपर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड होगा। स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का फासला L डिस्टेंस है। स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस, ये स्क्रीन का सेंट्रल पार्ट है जिसको O पॉइंट कहा गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन L है। ऊपर वाली ओपनिंग से S1 स्लिट से रोशनी की एक रे निकलती हुई दिखाई गई। इसने डिस्टेंस R1 कवर किया। नीचे वाली ओपनिंग से रोशनी की एक रे निकलती हुई दिखाई गई। इसने डिस्टेंस R2 कवर किया। डायग्राम में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर जहाँ ये पहुँची हैं, मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया और इसका नाम F रखा। डिस्टेंस सारे सेंट्रल पार्ट से मालूम किए जाएंगे। पॉइंट F का डिस्टेंस Y नाम दिया गया, एक आम रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फासला Y एक्सिस के ऊपर नापा गया है। एक चीज़ जिसको यहाँ पे ख्याल करना ज़रूरी है, मैंने सेंटर वाले पॉइंट से डिस्टेंस नापा है और सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है। सेंटर वाला पार्ट हमेशा ब्राइट हिस्से में होगा। ऊपर जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया है वो पॉइंट मैंने वहाँ पे डार्क फ्रिंज भी बन सकती थी, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज भी बन सकती थी। मैंने एक ऐसा पॉइंट कंसिडर किया F जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है। ये बात आपको नज़र आ रही है कि नीचे वाली रे ने, जिसने डिस्टेंस R2 कवर किया है, ऊपर वाली के मुकाबले में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। मैं वो ज़्यादा डिस्टेंस निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ये परपेंडिकुलर इस जगह पे आके ड्रॉप हुआ और मुझे नज़र आ गया कि ये डिस्टेंस वो एक्सिस डिस्टेंस है जो R2 ने ज़्यादा कवर किया है। ये पार्ट डिफरेंस है। उस एक पॉइंट पे पहुँचने के लिए अपनी सोर्स से R1 R2 में ये डिस्टेंस का डिफरेंस आया मेरे सामने कि R2 ने डिस्टेंस S जो है वो ज़्यादा कवर किया है। इस जगह बनने वाला एंगल थीटा है। अगर मैं सेंटर पार्ट से एक यूनिफॉर्म लाइन ड्रॉ कर लूँ उस पॉइंट तक की, उसका डिस्टेंस भी, उसका एंगल भी थीटा होगा। उसका एंगल भी थीटा होगा।
ये मुझे इस वाली इमेज के अंदर नज़र आ रहा है कि दोनों थीटा एंगल मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब लाइट स्लिट से निकली और स्क्रीन पे पहुंची तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर लाइट ने डिफरेंट काम किए हैं। कहीं पे लाइट ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है और कहीं पे लाइट ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। अगर मैं ट्रायंगल FOQ कंसिडर करूं और ट्रायंगल FOQ कंसिडर करके, ये डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, मैं इसमें टेंजेंट थीटा अप्लाई करूं तो टेंजेंट थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे y और बेस है यहाँ पे L। सेम एंगल मुझे एक दूसरे ट्रायंगल में भी नजर आ रहा है और वो दूसरा ट्रायंगल जिसमें मुझे सेम एंगल नजर आ रहा है वो ट्रायंगल है S1 S2 R। S1 S2 R ये परपेंडिकुलर है। जो एंगल कंसिडर किया जा रहा है थीटा, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ये साइड बेस है और ये साइड हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा अप्लाई करूं तो आंसर निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पे S और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे D, दोनों स्लिट्स के बीच का फासला। छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा और टेंजेंट थीटा बराबर होते हैं। ये चीज़ हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर कई बार माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप के अंदर जान चुके हैं। मैं थोड़ी सी आपकी रिवीजन के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं साइन थीटा और टेंजेंट थीटा की छोटे एंगल्स के लिए। आप देख सकते हैं कि साइन थीटा टेंजेंट थीटा का आंसर बराबर निकलेगा। तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया जाए तो S अपॉन D बराबर आता है y अपॉन L। अच्छा ये है कि एक बार इन टर्मिनोलॉजीज के मतलब या मायने रिवाइज कर लीजिए। S पाथ डिफरेंस है जो कि दोनों रेस के बीच में फ़र्क था डिस्टेंस का। D स्लिट्स के बीच में फासला है। Y परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पर्दे पे फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज से जिस पॉइंट तक की आप बात कर रहे हैं। L पर्दे और स्लिट के बीच का फासला L है। अगर यहाँ से इक्वेशन बनाई जाए तो y अगले स्टेप के अंदर बराबर निकल आएगा S L अपॉन D के। y डिस्टेंस निकल आया। ठीक है, हमारे पास y इज इक्वल टू एस एल अपॉन डी, ये एक्सप्रेशन निकल के आया है। s पाथ डिफरेंस है, l डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है, y परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्क्रीन के ऊपर यानी कि फ्रिंज की पोजीशन को ज़ाहिर करेगा फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, और d डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है। दो तरह का काम हो सकता है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसका मतलब है कि ब्राइट बैंड बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, तो s की वैल्यू होगी m लैम्डा। रास्ते का फर्क हमेशा m टाइम्स ऑफ लैम्डा होता है। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन d हो जाएगा, l भी लिखा हुआ है साथ में। ये अब डिस्टेंस बन गया ब्राइट फ्रिंज का जो कि सेंट्रल फ्रिंज से नापा गया है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो s की वैल्यू m प्लस हाफ लैम्डा l अपॉन डी होती है, सॉरी m प्लस हाफ लैम्डा होती है।
तो इस फॉर्मूले में जब s की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m प्लस हाफ लैम्डा, s की जगह में रिप्लेस हो गया, और L अपॉन डी। अब ये डिस्टेंस जनरल डिस्टेंस नहीं रहा बल्कि सेंट्रल फ्रिंज से डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस बन गया, लिहाजा इस डिस्टेंस को मैं वाई डी से रिप्रेजेंट करूंगा। काम को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, याद रखिए सेंटर के अंदर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। सेंटर में ब्राइट फ्रिंज क्यों बनेगी? क्योंकि जो रे यहाँ से निकल के सेंटर में पहुँच रही है और यहाँ से निकल के सेंटर में पहुँच रही है, वो दोनों रे बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी। इसका मतलब है कि उनके बीच में रास्ते का फ़र्क नहीं होगा। जब उनके बीच में रास्ते का फ़र्क नहीं होगा तो जब रास्ते का फ़र्क ज़ीरो होता है तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो सेंटर में बनने वाली फ्रिंज हमेशा ब्राइट होगी, यानी मैक्सिमा होगा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जाहिर करेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिस्टेंस किसी भी जगह पे जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, सेंटर वाली फ्रिंज से m लैम्डा L अपॉन डी होगा। यहाँ पे m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है और ये वैल्यू चलती रहेगी आगे। ये ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कहलाएगी। ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन में डिस्टेंस सेंट्रल हिस्सा है और ऊपर भी ब्राइट बैंड बन रहे हैं और नीचे भी ब्राइट बैंड बन रहे हैं। नतीजा ये है कि जब ऊपर वाले हिस्से की बात होगी तो m की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी और जब नीचे वाले हिस्से की बात होगी तो m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। फॉर अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन m पॉजिटिव है, फॉर लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन m जो है वो नेगेटिव है। m की वैल्यू 0 कब होगी? जब सेंट्रल फ्रिंज की बात हो रही है, तो हमेशा m की वैल्यू 0 होगी। अब सेंटर वाली फ्रिंज के लिए ये हमारे स्टैंडर्ड फ्रिंज है, m की वैल्यू 0। उसके बाद जो फर्स्ट फ्रिंज आ रही है, डार्क को छोड़ के ब्राइट की बात हो रही है, उसके लिए m की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद फिर जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज आ रही है उसके लिए m की वैल्यू 2 होगी। इसी तरीके से नीचे जो पहली ब्राइट फ्रिंज आ रही है उसके लिए m की वैल्यू -1 होगी और सेंटर वाले हिस्से से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज आ रही है उसके लिए m की वैल्यू -2 होगी। तो m की वैल्यू 0 प्लस माइनस इस तरीके से वर्क करेगी। इसको ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए काम करें तो फॉर्मूला तो हमको मालूम है कि जो फॉर्मूला बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्टेंस मालूम करने के लिए, स्क्रीन पे डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होता है m प्लस हाफ लैम्डा L अपॉन डी। यंग ने ये फॉर्मूला बनाया और यंग ने जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर देखा। m की वैल्यू ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है, 0 से स्टार्ट होगी और ये वैल्यू चलती रहेगी आगे अपनी कंटिन्यूटी के अंदर। सेंटर में बनने वाली फ्रिंज हमेशा ब्राइट है, उसके बाद डार्क फ्रिंज आती है, देन ब्राइट फ्रिंज आती है, फिर डार्क फ्रिंज आती है, फिर ब्राइट फ्रिंज आती है, फिर डार्क फ्रिंज आती है। तो जब सेंटर में बनने वाली फ्रिंज ब्राइट है तो पहली डार्क फ्रिंज कहां पर होगी? ये रही पहली डार्क फ्रिंज। और m की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? m की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो पहली डार्क फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 0 होगी। दूसरी डार्क फ्रिंज ये रही, इसके लिए m की वैल्यू 1 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरीके से नीचे वाले हिस्से में जो पहली डार्क फ्रिंज है वो आपको ये नजर आ रही है, ये सेंट्रल फ्रिंज है और ये सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होगी। जो पहली डार्क फ्रिंज नीचे वाले हिस्से में नजर आ रही है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, उसके लिए m की वैल्यू 0 होगी। जो दूसरी डार्क फ्रिंज नीचे वाले हिस्से में नजर आ रही है उसके लिए m की वैल्यू -1 होगी,
क्योंकि m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और फ्रिंज का नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है डार्क के केस में। ब्राइट के अंदर ये बात बिल्कुल डिफरेंट थी। ब्राइट के अंदर जो सेंट्रल फ्रिंज थी उसको हम गिनते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से सारी गिनतियाँ हमारी स्टार्ट होती थी। लिहाजा चूंकि हमारी गिनती सेंट्रल फ्रिंज से स्टार्ट होती थी तो सेंट्रल फ्रिंज गिनने में नहीं आती थी। सेंट्रल फ्रिंज गिनने में नहीं आती थी। और हम पहली फ्रिंज किसको बोलते थे? पहली फ्रिंज हम इस फ्रिंज को बोलते थे कि ये हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। और सेंट्रल फ्रिंज के लिए m 0 एडजस्ट हो जाता था और जिसको हम पहली ब्राइड फ्रिंज बोलते थे m उसके लिए 1 होता। तो जब ब्राइड फ्रिंज की बारी थी तो जो फ्रिंज का नंबर था वही m का नंबर था। लेकिन जब डार्क फ्रिंज की बारी आई तो जो फ्रिंज का नंबर है और m का नंबर है उसमें फ़र्क है। m का नंबर फ्रिंज के नंबर से 1 वैल्यू कम आएगा। हमारे पास ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए डिस्टेंस की वैल्यूज ड्राइव हो गई। सबसे पहले मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस लिख रहा हूँ। ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस की वैल्यू को हमने YB से रिप्रेजेंट किया है। YB Y डिस्टेंस है और B ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है और इसके जनरल फॉर्मूला m लैम्डा L/d है। स्क्रीन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। ये सेंट्रल हिस्सा है, यहाँ से सारे डिस्टेंस कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद ऊपर डार्क है, नीचे डार्क है, फिर ऊपर ब्राइट है, फिर ऊपर डार्क है, फिर नीचे ब्राइट है, फिर नीचे डार्क है। डिस्टेंस सारे सेंटर पार्ट से कैलकुलेट किए जाएंगे। पहली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेंटर वाले पार्ट से। डिस्टेंस सेंटर से सेंटर निकाला। फ्रिंज वैसे भी बहुत पतली होगी धारी, लेकिन उसके सेंटर से उसके सेंटर तक का डिस्टेंस निकाला ताकि एवरेज डिस्टेंस सही निकल आए। ये डिस्टेंस का नाम मैं क्या रख सकता हूँ? YB तो है क्योंकि ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है, लेकिन ये पहली ब्राइट फ्रिंज है मेरी। सेंटर वाली की गिनती नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ से गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस तरह एक स्केल के अंदर 0 से गिनती स्टार्ट होती है और 1 इंच के बाद गिनती पहली इंच मुकम्मल होता है, इस तरह गिनती यहाँ से स्टार्ट हो रही है। YB1 पहली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। m की जगह 0 लैम्डा L/d। दूसरी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से स्टार्ट होगा डिस्टेंस और दूसरी ब्राइट फ्रिंज के सेंटर तक जाएगा। YB2 m की जगह पे 1 लैम्डा L/d, सॉरी m की जगह के ऊपर 2 क्योंकि दूसरी ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। यहाँ पे m की जगह पे 1 था। दो ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस निकल आए। तीसरी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस डायग्राम में तो नहीं दिखाऊंगा। तीसरी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस m की वैल्यू 3 लैम्डा L/d। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, तो एक बात तो मुझे पता है कि एक ब्राइट फ्रिंज है और दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, इनके दरमियान में डार्क फ्रिंज होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे सर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज है। तो जब मैं बोलूं दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो असल में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फ्रिंज की विड्थ निकालिए कौन सी वाली फ्रिंज की, जो बीच में है, और जो बीच में फ्रिंज है वो कौन सी है? डार्क फ्रिंज है। इस टर्म को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं या दो फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस बोल सकते हैं, यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग।
दो फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है। और जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है वो असल में फ्रिंज विड्थ होती है दूसरे कलर की फ्रिंज की। दूसरे कलर से मुराद है कि अगर आप दो ब्राइट के बीच में निकालेंगे स्पेसिंग तो एक डार्क वाले की विड्थ निकल आएगी, क्योंकि दो ब्राइट के बीच में डार्क वाला है। इसी तरीके से जब आप दो डार्क के बीच में स्पेसिंग निकालेंगे तो एक ब्राइट वाले की विड्थ निकल आएगी, क्योंकि दो डार्क के बीच में एक ब्राइट वाला है। मैं इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरी ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस में से माइनस कर देता हूँ पहली ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को। ये माइनस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो कंसेक्यूटिव हैं, डिस्टेंस नापने का रेफरेंस एक है। जब मैं दूसरी ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस में से माइनस कर दूंगा पहली ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को तो खुद ब खुद मेरे पास बीच के अंदर एक डार्क फ्रिंज की विड्थ निकल आएगी। YB2 की वैल्यू ये मेरे सामने लिखी हुई है 2 लैम्डा एल अपॉन टी। इसमें से माइनस किया जाएगा YB1 को, जो वैल्यू लिखी हुई है लैम्डा एल अपॉन टी। तो मेरे पास डेल्टा YB निकल आया। डेल्टा का मतलब है चेंज निकल आया, Y डिस्टेंस का मैंने स्मॉल कर दिया है यहाँ पे ताकि अब डिफरेंट एक्सप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। और B का मतलब है कि दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस है, कितना निकल आएगा लैम्डा एल अपॉन टी। अगर यही डिस्टेंस तीसरी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मैं वहां पे नीचे लिखा था 3 लैम्डा एल अपॉन टी था, और दूसरी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सारे सेंट्रल फ्रिंज से नापे गए हैं 2 लैम्डा एल अपॉन टी था। अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस निकाला जाए तो भी दोबारा मेरे पास लैम्डा एल अपॉन टी निकलेगा। इसका मतलब है चाहे कोई सी भी दो ब्राइट के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लें वो हमेशा लैम्डा एल अपॉन डी निकलता है। तो मैं एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ डेल्टा वाई लैम्डा एल अपॉन डी, कोई सी भी ब्राइट के बीच में निकाल लिया जाए लैम्डा एल अपॉन डी। अब मैं डार्क की तरफ आता हूँ। जो जनरल फॉर्मूला किसी भी डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस के लिए होता है वो होता है m प्लस हाफ लैम्डा एल अपॉन टी। पहली डार्क फ्रिंज की बात कर रहा हूं। पहली डार्क फ्रिंज m की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये बात मैं पहले कर चुका कि ब्राइट के केस के अंदर m का 0 सेंट्रल फ्रिंज के लिए ख़त्म हो गया और जो पहली ब्राइट फ्रिंज आई उसके लिए m 1 ही गिना गया। लेकिन यहाँ पे जो m का नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा और डार्क फ्रिंज की गिनती 1 से स्टार्ट होगी। तो पहली डार्क फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 0, तो जब m की वैल्यू 0 आई तो क्या बच गया मेरे पास हाफ लैम्डा एल अपॉन डी। यह हाफ लैम्डा का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कोफिशिएंट नज़र आ रहा है तो आने दीजिए। दूसरी डार्क फ्रिंज के लिए m की जगह के ऊपर 2 आया, 2 2 4, बल्कि दूसरी डार्क फ्रिंज के लिए m की जगह के ऊपर 1 आया, क्योंकि डार्क के केस के अंदर ये गलती नहीं होनी चाहिए। डार्क के केस के अंदर m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो पहली डार्क फ्रिंज के लिए m 0 है और दूसरी डार्क फ्रिंज के लिए m 1 है। इसकी जगह पे 1 आया तो 3/2 लैम्डा एल अपॉन टी। अब मैं दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकालूं, ये डार्क फ्रिंज और ये डार्क फ्रिंज, इनके बीच में कौन होगा? ब्राइट फ्रिंज होगी। तो अगर मैं दो डार्क के बीच की स्पेसिंग निकालूं तो असल में एक ब्राइट की विड्थ निकल आएगी डेल्टा वाई डी, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। कैसे निकलेगा? दूसरी वाले डार्क के डिस्टेंस में से माइनस कर दीजिए पहले वाले डार्क के डिस्टेंस को। डेल्टा वाई डी 3/2 लैम्डा एल अपॉन डी में से माइनस कर दीजिए
जस्ट लेमडा एल अपॉन डी को। थ्री अपॉन टू लेमडा एल अपॉन डी में से जब मैं लेमडा एल अपॉन डी को माइनस करूंगा, लेमडा एल अपॉन डी को नहीं, सॉरी, हाफ लेमडा एल अपॉन डी को, तो मेरे पास बच जाएंगे 2 लेमडा एल अपॉन डी। डेल्टा वाई डी बराबर आ जाएगा 2 लेमडा एल अपॉन 2d, और नतीजे में आखिर में आके मेरे पास बचेगा लेमडा एल अपॉन डी। जरूरत हो गई है कि अब जगह को जो है वो क्लियर कर लिया जाए। तो जब भी दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो निकलेगा लेमडा एल अपॉन डी। इसी तरीके से आगे चलता हूं, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, लेकिन अब की बार जो डार्क हैं वो कॉन्जिक्यूटिव ही हैं, लेकिन वो पहली और दूसरी नहीं है, बल्कि मैं दूसरी और तीसरी ले रहा हूं। तो तीसरी वाली का डिस्टेंस बड़ा होगा, उसमें से माइनस कर रहा हूं दूसरी वाली के डिस्टेंस को। तीसरी वाली का डिस्टेंस m की वैल्यू 2 रख के निकाला गया होगा। वैल्यू क्या है मेरे पास? वैल्यू मेरे पास थी वाई डी इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। m की वैल्यू 2 रख के निकाला गया होगा, तो वाई डी तीसरी वाली डार्क फ्रिंज के लिए 2 रख के निकाला गया होगा, 2 2 4 और एक 5 अपॉन 2 लेमडा एल अपॉन डी निकला होगा। 5 अपॉन 2 लेमडा एल अपॉन डी माइनस करेंगे दूसरी वाली के डिस्टेंस को, जो कि इससे पहले वाली स्क्रीन के ऊपर आप लोग निकाल के देख चुके हैं, 3 अपॉन 2 लेमडा एल अपॉन डी। तो वाई डेल्टा वाई डी तीसरी और दूसरी डार्क फ्रिंज के बीच में निकल आएगा 2 अपॉन 2 लेमडा एल अपॉन डी। देन अगेन ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो डेल्टा वाई डी मेरे पास रह जाएगा लेमडा एल अपॉन डी। तो चाहे मैं पहली और दूसरी डार्क के बीच में निकालूं लेमडा एल अपॉन डी, चाहे तीसरी और दूसरी डार्क के बीच में निकालूं लेमडा एल अपॉन डी, मतलब ये हुआ कि किसी भी डार्क के बीच में निकालूं तो हमेशा जो डिस्टेंस निकलेगा वो लेमडा एल अपॉन डी निकलेगा। और इससे पहले वाली स्क्रीन में आप देख के आ चुके हैं कि किसी भी ब्राइट के बीच में निकालूं तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो लेमडा एल अपॉन डी निकल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि सब फ्रिंजेस की विड्थ बराबर होती है। जो डार्क हैं वो इतनी बड़ी हैं तो ब्राइट भी इतनी ही विड्थ की होगी, यानी कि इतनी ही वाइड होगी। फिर अगेन डार्क होगी तो उसकी विड्थ, फिर ब्राइट होगी तो उसकी विड्थ, एंड डार्क होगी तो इन सब की विड्थ जो है वो आपस में बराबर होगी। जब भी दो डार्क के बीच में भी हमेशा यही डिस्टेंस निकलता है जो दो ब्राइट के बीच में निकल रहा है। तो दो ब्राइट के बीच में ये फ्रिंज स्पेसिंग है। फ्रिंज स्पेसिंग यानी कि धारियों के बीच का फासला, लेकिन जो धारियों के बीच का फासला है वो असल में एक दूसरी धारी की विड्थ आ जाती है। तो इस फासले को फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। दो वाइड धारियों के बीच में या दो ब्राइट के बीच में एक डार्क की विड्थ निकल आती है और दो डार्क के बीच के अंदर एक ब्राइट की विड्थ निकल आती है। तो जो जनरल फॉर्मूला इसके लिए मैं लिख सकता हूँ उसमें मुझे डी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्मूला मैं लिखूँगा डेल्टा वाई बराबर है किसके? लेमडा एल अपॉन डी के। ये डिस्टेंस है मेरे पास फ्रिंज स्पेसिंग का। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो चीदा बातें हैं उनको दोबारा से रिवाइज करते हैं। थॉमस यंग वो पहला आदमी था जिसने एक्सपेरिमेंट करके इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस वजह से कहते हैं कि इसने डबल स्लिट इस्तेमाल करी थी। जो इसने स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाया, उस पैटर्न की जब कैलकुलेशन करी तो उस कैलकुलेशन करके इसने दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस और दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकाल के बताया, और ये बताया कि सारी धारियों की, सारी फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो आपस में बराबर होती है। उस डिस्टेंस को जनरल फॉर्म के अंदर हम लोग लेमडा एल अपॉन डी लिखते हैं। इसके अलावा सेंटर वाली फ्रिंज से किसी भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना हो तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। और अगर सेंटर वाली फ्रिंज से पर्दे पर, स्क्रीन पर किसी भी डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना हो
तो इस फॉर्मूले से निकलता है। सेंटर वाली फ्रिंज हमेशा ब्राइट बनती है क्योंकि सेंटर में हमेशा कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेंटर वाली फ्रिंज हमेशा ब्राइट बनती है। जो ब्राइट फ्रिंज होगी, पहली फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 1 होगी, दूसरी फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 2 होगी, तीसरी फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 3 होगी। ये सारा काम हम सेंटर वाली फ्रिंज से ऊपर वाले के लिए बात कर रहे हैं जब ये m की वैल्यू पॉजिटिव चल रही है। अंडरस्टूड बात है। क्योंकि m की वैल्यू 0 इस वजह से नहीं है क्योंकि वो सेंटर फ्रिंज के साथ बैलेंस हो चुकी। जब डार्क फ्रिंज की बात होगी तो पहली डार्क फ्रिंज, दूसरी डार्क फ्रिंज, तीसरी डार्क फ्रिंज, m की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से। पहली डार्क फ्रिंज के लिए, दूसरी डार्क फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 1 होगी और तीसरी डार्क फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 2 होगी। ये 3 फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। और इस पूरे लेक्चर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी और उसकी डेरिवेशन जो आपके नोट्स में प्रॉपर मौजूद है, वो सारे स्टेप्स जो है वो मुकम्मल के हैं। नेक्स्ट उसमें हम दोबारा थ्योरी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में और कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। और देन ये जब थ्योरी के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जो है इसके न्यूमेरिकल को, यंग डबल स्लिट के न्यूमेरिकल को करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।